नमस्कार बच्चों। कल के तासिका को हमने जो ब्रिज कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं इसमें 23 दिन तक आए थे। आज 24वां दिन हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया है, श्रवण लेखन दिया है। तो इसके आगे हम देखने हैं, छात्र शब्द भेद का ज्ञान प्राप्त करके और सक्षमता से उन भेदों को पहचानोगे तथा उनका उपयोग करेंगे। व्याकरण अव्यय सव्यय लिखा है। अव्यय विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यानी कि मैंने आपको आठवीं कक्षा में व्याकरण के भाग में शब्दों के भेद यह मैंने पढ़ाया है। और इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द, यह शब्दों के दो भेद है। अविकारी शब्द के चार भेद है। बाद में विकारी शब्द के भी चार भेद है। यह मैंने बताया है, फिर भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो शब्द यानी कि शब्द किसे कहते हैं, पहले शब्द की परिभाषा हम जानेंगे। इसके बाद हम उसमें जो प्रकार आते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं, तो हम क ख ग घ न ट थ है जो अक्षर है यह लिखते हैं। तो अक्षरों को जुड़वा कर यानी कि अक्षरों को मिलाकर, दो या दो से ज़्यादा अक्षरों को मिलवाकर जो शब्द या जो समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। यानी कि अक्षरों के योग्य अर्थ समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी कि क्या मैं बता रहा हूँ, क यह अक्षर है, म यह अक्षर है और ल यह अक्षर है। यह जोड़ने के बाद क्या शब्द होता है, क्या समूह होता है, कमल यह नाम होता है। तो इसमें कमल यह शब्द हुआ और क यह अक्षर हुआ। तो अक्षरों को जुड़वाकर जो योग्य अर्थ समूह को हम शब्द कहते हैं। यह शब्द की परिभाषा हुई। शब्द के दो भाग है, प्रमुख दो प्रकार है, इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसके बाद जो विकारी शब्द यानी कि विकारी सव्य शब्द होते हैं, यानी कि विकारी शब्द को ही सव्य शब्द कहते हैं। तो इसमें कौन से प्रकार आते हैं, चार प्रकार है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है। तो यह सव्य यानी कि विकारी शब्द आते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण आता है, संबंध सूचक आता है, संबंध बोधक आता है, विस्मयादि बोधक अव्यय आता है। यानी कि क्रिया अविकारी या उसे हम अव्यय कहते हैं। विकारी शब्द को हम सव्य शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ हम सव्य यानी कि विकारी शब्दों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया है, संज्ञा दी है प्रथम। विकारी शब्द हम प्रथम उसकी परिभाषा जानेंगे, इसके बाद उसके जो प्रकार है इसकी परिभाषा जानेंगे। तो विकारी शब्द इसमें क्या है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन संभव हो या जिनका एक वचन या बहुवचन बनाया जा सके उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि एक वचन या लिंग वचन इसमें बदलाव आ सकता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा है इसमें, लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाने वाले शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं या सव्य शब्द कहते हैं। यह दूसरी परिभाषा है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो चार भेद है, इसमें चार भेद है। मैंने बताया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
यह सव्य यानी कि विकारी शब्द के 4 भेद है। तो पहले संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? किस व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि क्या दिया है संज्ञा का, संज्ञा की परिभाषा मैंने लिख कर भी दी है, आप उस कॉपी में पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या दिया है कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाम जो होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राजू घूमने गया, यानी कि कमल घूमने गई, कमल बारिश में भीग रही है, यानी कि कमल यह संज्ञा है, राजू संज्ञा है। हाथी की पीठ पर कौवा बैठा है, यानी कि हाथी के पीठ पर कौवा, हाथी और कौवा यह संज्ञा हुए। तो ऐसे शब्द संज्ञा आते हैं। इसके बाद सर्वनाम, वाक्य में जो पद या शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें क्या आते हैं शब्द? मैं, हम, तुम, यह, वह, आप, ए, वे शब्द सर्वनाम है। कौन से शब्द सर्वनाम है? दोबारा मैं बताता हूँ। मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, आप, ए, वे यह सर्वनाम के शब्द है। यानी कि वाक्य में यह आते हैं। जैसे अब मैं घर जाऊंगी, मैं यह क्या हुआ है? सर्वनाम शब्द है। यह ऐसे हमें दिखाई देता है। इसके बाद विशेषण, यानी कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण वाक्य में विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फूल है, छोटा लड़का है, 5 उंगलियां हैं, यानी कि यहाँ कोई विशेष माहिती हमें जानकारी मिलती है उसे हम विशेषण कहते हैं। इसके बाद क्रिया, क्रिया का क्या है? जिस शब्द या पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना हो, लिखना हो, दौड़ना हो, खेलना हो, हंसना हो, गाना हो, बहना हो आदि। यानी कि इसमें क्रिया, हम वाक्य में क्रिया है, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि पढ़ने की क्रिया, यह क्रिया है। पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी पढ़ने की क्रिया यहाँ इस वाक्य में दिखाई देते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यह सव्य और विकारी शब्द के यह 4 भेद है, इसका हमने अध्ययन किया। इसके बाद क्या दिया है? अध्यापक छात्रों को बताए कि वे शब्द जिनका रूप लिंग कारक के कारण बदल जाता है उन्हें सव्य वचन कहते हैं। यानी कि मैंने बताया आपको अव्यय शब्द, शब्द की परिभाषा बताई, शब्द के प्रकार बताए, प्रकारों में सव्य यानी कि विकारी शब्द के 4 प्रकार है, विकारी शब्द के परिभाषा बताई। इसमें हर एक प्रकार का, जो विकारी शब्द में प्रकार 4 है, इसमें हर एक प्रकार का आपको परिभाषा बताकर आपको, तो हमने सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इसका अध्ययन किया है। 8वीं कक्षा में भी यह विकारी शब्द का हमने अध्ययन किया है, मैंने लिखकर भी दी है, आपकी काफ़ी में होगा, देखिए। तो जैसे छात्र, छात्रों, मैं, मैंने, आया, आए, ऊंचा, ऊंची, ऐसे उदाहरण के देकर अध्यापक छात्रों को सव्य, संज्ञा, विशेषण, क्रिया की पुनरावृत्ति करवाए। यानी कि मैंने सब कुछ परिभाषा बताई, उसके उदाहरण दिए हैं, इसके द्वारा आपको
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया समझ में आई होगी। और जो मैंने 8वीं कक्षा में आपको लिख कर दिए इसका भी आप अध्ययन कर सकते हो। इसके बाद अध्यापक विद्यार्थियों को 4 समूहों को बांटेंगे। निम्नलिखित चित्र के आधार पर प्रत्येक समूह को 5-5 तो निम्नलिखित चित्र के आधार पर प्रत्येक समूह को 5-5 वाक्य लिखने के लिए कहेंगे, यानी कि चित्र देखकर आपको 5-5 वाक्य लिखने हैं। इसके बाद आओ अभ्यास करें। इसमें क्या है कि छात्रों से इस शब्दों को कौन सा सर्वनाम है, कौन से संज्ञा है, विशेषण कौन सी है, इस चार्ट में लिखनी है। इसके बाद अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित करें, यानी कि चित्र से इसे चार्ट पर मुंबई हमारी ऊंची है, यानी कि यहाँ कौन कौन सी संज्ञा आती है, सर्वनाम आते हैं, यह लिखने हैं। इसके बाद हम जाते हैं 25वें दिन। छात्र समझाकर तथा सूक्ष्मता से पठन करके तथा पठित लेखन का उद्देश्य समझकर अपने मत विचार प्रभावी ढंग से लिखित रूप में अभिव्यक्त करेंगे। संकल्पना पद्य यानी कि कविता दी गई है। अध्यापक छात्र से अलग अलग प्रश्न द्वारा पर्यावरण से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे, यानी कि पर्यावरण से जो हमें जानकारी है यह जानकारी हमें लेनी है। इसके बाद अध्यापक ईमानदारी, समर्पक, शिष्टाचार, धैर्य, आशावाद आदि मानवीय मूल्यों से छात्रों को परिचित करेंगे। वन हमारी अमूल्य संपदा है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने में छात्र का मार्गदर्शन करेंगे। यानी कि वन हमारी अमूल्य संपदा है, यानी कि जो वृक्ष होते हैं और बहुत सारे वृक्ष होते हैं, वह वन में हमने वन देखे हैं, तो यह वन कैसे हमें अमूल्य है यह आपको बताना है। इसके बाद अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित संवाद पढ़ने के लिए कहेंगे, यह संवाद आपको पढ़ना है। इसके बाद यह प्रश्न आपको लिखने हैं। उसमें अध्यापक छात्रों से यानी कि लकड़हारा, पेड़, लालच, मेहनत, घन इन शब्दों की सहायता से कहानी लेखन करने के लिए कहेंगे, यानी कि लकड़हारा, लालची, यानी कि लकड़हारा का जो पाठ है यह कहानी लेखन के द्वारा आप लिख सकते हैं। पेड़ पौधों से संबंधित नारों का लेखन और संकलन करने के लिए कहे, जैसे वृक्ष लगाए पर्यावरण बचाए, यानी कि ऐसे जो घोष वाक्य होते हैं यह आपको लिखने हैं। जागतिक पर्यावरण दिन व उसके बारे में जानकारी का पठन कीजिए, यानी कि जागतिक पर्यावरण दिन कब होता है यह आपको देखकर वहाँ उसका लेखन करना है। इसके बाद 26वें दिन वाचन लेखन, इसमें समझकर यानी कि पद्य भाग दिया गया है। अध्यापक निम्नलिखित संवादों का उचित विराम चिन्ह और आवाज़ में उतार चढ़ाव के साथ ध्यानपूर्वक पठन करेंगे, इन्हें के लिए कहेंगे, यानी कि आपको यह पढ़ना है। इसके बाद उसमें जो भी प्रश्न दिए यह हल करने हैं। अध्यापक छात्रों को पठित पद्यांश का उद्देश्य संक्षिप्त में लिखने के लिए कहेंगे, यानी कि यह सब कुछ आपको ही विद्यार्थियों को करना है। आओ अभ्यास करें। चित्र देखकर मन में उठने वाले प्रभावी ढंग से लिखो, यानी कि चित्र में क्या दिखता है और इससे हमें क्या महसूस होता है यह लिखना है। अध्यापक छात्रों को उपरोक्त चित्र को देखकर 2 वृक्षों के बीच हो रहे संवाद की संकल्पना कर लेखन करने के लिए कहेंगे, यानी कि यह चित्र देखकर आपको यह दो चित्र देखकर आपको क्या महसूस होता है और जो पेड़ है उसमें क्या संवाद हो रहा है यह आपको लिखना है। इसके बाद आपको जो
आज छात्र 8वीं कक्षा की किताब में लकड़हारा और वन इस एकांकिका का पठन करेंगे। यानी कि मैंने बताया आपको एकांकिका है, हमने 8वीं कक्षा में लकड़हारा और वन यह देखी है पाठ, तो यह आप पढ़ सकते हो। इसके बाद 27 दिन में क्या है कि गद्य एकांकिका ही दी गई है। इसमें आओ पता करें, इसमें अध्यापक लकड़हारा और वन इस पठित एकांकिका के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा करें। यानी कि लकड़हारा और वन, आपने बचपन में भी लकड़हारा का जो लाकूड तोड्याची तुम्ही गोष्ट ऐकलेली आहे तीच यामध्ये त्यांनी हिंदीमध्ये दिलेली आहे। थोडा त्यामध्ये बदल केलेला आहे, तर आपण ती बघितलेली आहे। परत तुम्ही वाचल्यानंतर तुम्हाला समजेल की त्यामध्ये काय आहे की एक लाकूड तोड्या आहे, तो लाकूड तोड्या लाकडं तोडण्यासाठी नदीवर जातो, त्याची कुऱ्हाड पाण्यामध्ये पडते, मग तिथं त्यातली हे कुऱ्हाड काढून देतात, म्हणजे हे सर्व आहे। त्यानंतर मग पर्यावरणाच्या बाबतीत म्हणजे झाड आणि लाकूड तोड्या यांच्यात संभाषण होतं। म्हणजे झाड म्हणतं की तू का मला तोडायला आहेस, तर हे सर्व त्यामध्ये संभाषण आहे। तर तू झाडं जर तोडलीस तर तुला ऑक्सिजन मिळणार नाही, पाणी मिळणार नाही, पाऊस कमी येईल। तर ह्याचं सर्व संभाषण त्या एकांकिकेमध्ये दिलेलं आहे, संवाद दिलेला आहे। आओ सक्षम बने, लेखक की अनेक विधानों में से एक विधा एकांकिका। अध्यापक छात्रों को एकांकिका इस लेखन विधा की विशेषता बताएंगे। विद्यार्थियों को एकांकिका का नाट्यीकरण करने में मार्गदर्शन करें। एकांकिका और लेखकों के नामों की सूची बनाने में सहायता करेंगे। आओ अभ्यास करें। लकड़हारा और वन एकांकिका सारांश अपने शब्दों में लिखे। यानी की तुम्हाला काय त्यामध्ये वाटलं ते लिहायचं आहे। एकांकिका के पसंदी पात्र का वर्णन कीजिए, तुम्हाला काय त्यामध्ये कुठलं पात्र आवडलं ते लिहायचं आहे। विविध अवसरों पर पाठशाला में खेले जाने वाले नाटकों के संवाद ध्यान से सुनो। यानी कि हम नाटक करते हैं पाठशाला में, यानी कि स्कूल में जो भी खेलने जाने वाले नाटक होते हैं, इसका आप सुन सकते हो या अध्ययन कर सकते हो। आओ सृजन करें। अध्यापक छात्रों से प्रकृति हमारी गुरु विषय पर अपने विचार लिखने के लिए कहेंगे। अध्यापक छात्रों से उनकी पसंदीदा एकांकिका का कहानी के रूप में लेखन करने के लिए कहेंगे। यह आपको करना है। 7वीं कक्षा की चंदा मामा की जय एकांकिका का पठन कीजिए। तो 28वें दिन आपको इसमें क्या दिया है कि पद्य भाग ही दिया है। इसमें क्या है कि अध्यापक निम्नलिखित कविता की सहायता से छात्रों से बात करके पद्य विधि की जानकारी लेंगे। पद्य विधि में रुचि निर्माण करने के लिए गुट चर्चा आयोजित करें। यानी कि धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की चाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। यानी कि इसमें जो दिए गए हैं, क्या दिया है कि धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से। यानी कि कवि, यानी कि 8वीं कक्षा में दूसरी इकाई है, इसमें पहली ही कविता आपको दी गई है धरती का आंगन महके। हमने इसका पठन भी किया है और इसका अध्ययन भी किया है। इसके लेखक प्रकाश दीक्षित जी हैं और उन्होंने अच्छी तरह से धरती का आंगन महके, इसमें अच्छी तरह से धरती की महिमा यहाँ गाई है, दी गई है। तो इसमें पहले चरण का क्या अर्थ है, तो इसमें कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके। यानी कि धरती का आंगन विज्ञान, संपूर्ण पृथ्वी का आंगन जो है वह विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरती को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। यानी कि
जो नदियाँ हैं उसका जो प्रवाह है वह सभी जगह जाना चाहिए, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ उस नदी का पानी जाना चाहिए, और उसी धरती पर खेतों हरे भरे यानी कि वहाँ अनाज भरपूर आना चाहिए, ऐसे कवि का मत है। यानी कि आज हम देखते हैं कि पूर स्थिति हो गई है, तो इस पूर्ण स्थिति को हमें जल्द से जल्द कम करने के लिए हमें नदी जोड प्रकल्प जो होता है, यानी कि तुम्हाला माहिती आहे की ज्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी आपल्या देशाचे पंतप्रधान होते त्यावेळी त्यांनी एक विचार आणि योजना तयार केलेली होती की ती अशी होती की ज्या नद्या आहेत पंचगंगा यमुना वारणा, ज्या नद्या आहेत सर्व नद्या आहेत त्या ज्या ठिकाणी नद्यांचं पाणी जात नाही त्या दुष्काळग्रस्त भागामध्ये त्या नद्यांचा प्रवाह बदलावा, त्या जोडाव्या, म्हणजे सर्व नद्या त्या त्या ठिकाणी जोडाव्या असं त्यांचं योजना होती. पण ती योजना जर आज आपण केली असती तर एवढा मोठा पूर आला नसता, कारण की नद्यांचं पाणी सगळीकडे प्रवाहित झालं असतं आणि त्यामुळे आपल्याला पूरस्थिती आली नसती, आणि जिथं पाणी नद्यांचं पाणी नाही आहे त्या भागामध्ये पाणी गेल्यामुळे तेथील जमीन सुपीक झाली असती, तिथं पिके पिकली असती, असं त्यांची योजना होती. आता त्या योजनेद्वारे आता काम चालू आहे, पण ही मोठी योजना आहे, त्याला वेळ लागू शकतो, कारण की नद्या जोडायच्या आहेत, साधं काम नाही आहे ते, मोठ्या पात्र ती फिरवावी लागतात. त्यामुळे तुम्ही भूगोलामध्ये जर याचा अभ्यास केला तर त्याची किती मोठी व्याप्ती आहे हे आपल्याला समजून येईल. एक जर नदी जोडायची म्हटलं तर ते पूर्ण पात्र त्या गावाकडे वळवावं लागतं, आणि ते पूर्ण त्यामध्ये येणारी शेती किंवा जमिनी ज्या लोकांच्या आहेत त्या लोक देतील किंवा नाही देतील याच्याकडे पूर्ण लक्ष द्यावं लागतं. त्यामध्ये आणि आंदोलनं होतील का बाकीच्या सगळे प्रश्न आहेत त्यामुळे ते रखडलेले आहे. पण भविष्यात हे होईल आणि आपल्याला ह्या पुरापासून जे संकट आहे ते संपून जाईल. तर अशा पद्धतीनं कवी सांगत आहे की ज्या आपल्या जमिनीवरती ज्या नद्या आहेत त्या एकसारख्या, म्हणजे सगळीकडं त्याचं पाणी गेलं पाहिजे, त्याला जोडलं पाहिजे, आणि त्या ज्या ठिकाणी पाणी नाही त्या ठिकाणी पण शेतामधली जी पिकं आहेत ती चांगली आली पाहिजेत असं लेखक म्हणत आहे. दुसऱ्या भागामध्ये काय आहे की अभिलाषाए नित्य मुस्काए आशाओं की चाह में पैरों की गति बंदी हुई हो विश्वासों की राह में. यानी कि क्या कि अभिलाषा यानी कि मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषा हो वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे. सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाएं और उसका समुचित विकास हो. यानी कि यहाँ विश्वास चाहिए, ऐसा यहाँ लेखक ने कहा है. यह कविता का अध्ययन आपको करना है. इसके बाद अध्यापक कवि का गायन करेंगे. कवि द्वारा कवि ने के किसी बात के संकेत किए हैं, कविता की कौन सी पंक्ति पसंद आई आदि बातों को पर चर्चा करेंगे. विद्यार्थी उचित हावभाव लय से समूह वाचन करेंगे. अध्यापक विद्यार्थियों को कविता का व्यक्तिगत गायन करने के हेतु प्रेरित करेंगे. गुट चर्चा करेंगे. यह सब कुछ लिखने हैं. आओ अभ्यास करें, यानी कि समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं. इसके बाद कविता की प्रथम 2 पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें. मैंने बताई है कविता का भावार्थ. इसके बाद अध्यापक छात्रों को जीवन में ज्ञान विज्ञान का महत्व विषय पर 10-12 पंक्तियों लिखने के लिए कहेंगे. सुमित्रानंद पंत की बापू और अन्य कविता का पठन कीजिए. यानी कि यह पठन करना है. 29वां दिन है. इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसमें जो भी
दिखाई देता है, यानी कि पद्य आकलन ही दिया है। इसमें क्या है, अध्यापक विद्यार्थियों से अलग अलग प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जांच लेंगे। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी आविष्कार हुए हैं, यह शब्द प्रश्न के उत्तर तुम छात्रों को देने हैं। इसके बाद अध्यापक छात्रों से विज्ञान का प्रयोग मनुष्य की भलाई के लिए ही करना चाहिए, इस पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे। यानी कि विज्ञान, यानी कि आजकल विज्ञान का यानी कि मोबाइल है, यह तो एक विज्ञान है। तो इसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इसमें यह इसका प्रयोग मनुष्य के लिए भलाई है, यह भलाई के लिए ही करना चाहिए, इसके लिए आपको लिखना है। इसके बाद अध्यापक चंद्रलोक और मंगल ग्रह की जानकारी संकलित करने के लिए विद्यार्थियों को कहे। यानी कि नेट से तुम यह देख सकते हो। अध्यापक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों की सूची बनाने के लिए मार्गदर्शन करें। यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का 7वीं कक्षा में हमने पाठ पढ़ा है, वह एक वैज्ञानिक थे, तो इनकी जानकारी आपको मिलेगी। ऐसे जो भी वैज्ञानिक है, इसकी जानकारी आपको लेनी है। इसके बाद कविता दी गई है, आओ अभ्यास करें। इसके प्रश्न आपको लिखने हैं। अध्यापक छात्रों से विनाशक शस्त्र से मानवता को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है विषय पर 8-10 वाक्य लिखने के लिए कहेंगे। अध्यापक छात्रों से जीवन में सदाचार का महत्व पर अपने विचार प्रकट करने के लिए कहेंगे। अब्दुल कलाम जी की जीवन पढ़िए, यानी कि 7वीं कक्षा में अब्दुल कलाम जी का जो पाठ है, यह आप पढ़ सकते हो। इसके बाद 30वें दिन कसौटी क्रमांक 2 है, यह आपको ताव पर छुड़वा कर उसके फ़ोटो हमें भेजने हैं। यहाँ यह 30वें दिन तक हमारा अध्ययन हुआ है, यह कसौटी और जो भी पीछे हमने देखा, इसका सभी स्वाध्याय आपको लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर फ़ोटो भेजना है। तो आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं और यह कसौटी आपको छुड़वानी है। तो आज यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।